हेलो एवरीवन। आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा वेपर कंप्रेशन साइकिल है उसके हम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसी यूनिट के ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1 जो है हमारे सामने में लिखा हुआ है, इन एन अमोनिया वेपर कंप्रेशन सिस्टम द प्रेशर इन इवोपरेटर इज 2 बार। ओके, अमोनिया एट एग्जिट इज 0.85 ड्राइनेस फ्रैक्शन and at entry its dryness fraction is 0.19. Okay, during compression the work done per kg of ammonia is 150 kilojoule. Calculate the COP and volume of vapor entering the compressor per minute. If the rate of ammonia circulation is 4.5 kilogram per minute, the latent heat and specific volume at 2 bar are 1325 kilojoule per kg and 0.58 meter cube per kg respectively. ओके, तो यहाँ पर जैसा कि हमारे सामने में जितने भी डेटा हमें दिए हुए हैं उन सब डेटा के आधार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गिवन डेटा लिखेंगे और गिवन डेटा लिखने के बाद में हम जो है हमारे क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात P1 और P4 जो है यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है जो कि 2 बार है। देखिए ये सब जो न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें हम स्टीम टेबल के माध्यम से भी बना सकते हैं, पर इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी सारी वैल्यूज़ आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन में ही दे दी रहेगी और किसी भी प्रकार से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। पर फिर भी मैं आप लोगों को स्टीम टेबल देखना एक बार सिखा देता हूँ इसी वीडियो में ही। देखिए ये रहता है आपका स्टीम टेबल, ये आप सभी लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा। ओके, ये आपका स्टीम टेबल है विथ मोलियर चार्ट। ये मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को देखने के लिए आता होगा। इसमें बस सिंपल सा एक ही टेक्निक है, टेम्परेचर और प्रेशर को आपको देखना है। तो सबसे पहला जो आप कॉलम देखेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो आपको अगर जो क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर दिया रहेगा या एब्सोल्यूट प्रेशर के सापेक्ष में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को मिलान कर सकते हैं। अभी स्पेसिफिक वॉल्यूम ये वेपर एट वाटर है ना, वेपर एट फ्लूइड, वेपर एट गैस है ना, स्टीम। और यहाँ पर स्पेसिफिक एंथैल्पी जो है एंथैल्पी एट ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मतलब लिक्विड। ये इवोपरेशन जो है एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड गैस, और स्टीम जो है एंथैल्पी ऑफ गैस होगा। एसएफ जो है एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड, एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड एंड गैस, एंट्रोपी ऑफ गैस होगा, ठीक है, एसएफजी और एसजी, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर का फिर से ये ग्राफ है आपको सीधा सीधा मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू अगर आपको पता है जैसे कि टेम्परेचर या प्रेशर, तो आप उसके आधार से आप किसी भी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो इसी के ही स्केल में आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट सारी वैल्यूज़ को लिख देना है, वी एफ, वी जी, एच एफ, एच एफ जी, एच जी। तो बस यही सब है। देखिए सैचुरेटेड वाटर एंड सैचुरेटेड टेम्परेचर का है ये सब डायग्राम, सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर का है ये सब डायग्राम। ओके, यहाँ है ना। तो ये टेम्परेचर का हो गया और ये प्रेशर का। देखिए ऊपर में जो ये लिखा है ऊपर के पेज में, ये सबसे टॉप में लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर, और ये टेबल 2 में लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल। तो ये प्रेशर पर आधारित है, हालांकि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, बट आप जो है टेम्परेचर का टेम्परेचर ग्राफ में देखिए और प्रेशर को प्रेशर ग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम में टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ था, टी यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सबसे ऊपर में, और यहाँ पर अब जो है प्रेशर लिखा रहेगा, प्रेशर पी, ठीक है। प्रेशर के सेकंड में अब आ गया टेम्परेचर। तो बस इसी आधार से आप लोगों को वैल्यू को मिलान करते हुए चलना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप एक दो वैल्यू को अगर आप टैली करेंगे स्टीम टेबल के माध्यम से, आपको ऑटोमेटिकली देखना आ जाएगा, बहुत ही ईजी रहता है। बस हॉरिजॉन्टली आपको वैल्यूज़ को मैच करना है और कॉपी में अपने नोट डाउन कर देना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को। वैसे हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स एक्सेप्ट साइक्रोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हमको वैसे स्टीम टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट आप लोगों को एग्ज़ाम में स्टीम टेबल लेकर के जाना है। हमारी यूनिवर्सिटी में ये स्टीम टेबल अलाउ किया जाता है, तो उसको लेकर के जाना है। हो सकता है कि जो पेपर सेटर जो हो हैं वो स्टीम टेबल का वहाँ पर लिखे हों कि आपको ज़रूरत है, और स्टीम टेबल की वैल्यूज़ को वो नहीं लिखे हों क्वेश्चन में, तो आपको स्टीम टेबल लेकर के जाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को सही तरीके से बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में गिवन डेटा में प्रेशर हमें दिया हुआ है 2 बार, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.85, ठीक है, जो कि
एंट्री है ना, और एग्जिट है अमोनिया का इवोपरेटर से, वो है 0.19। ओके। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है कि जब आप स्टीम को या वेपर को जब आप हीट करते हैं तो हीट करते करते स्टीम जो रहता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट रहते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, और ज़ीरो के बाद भी जब आप उसे हीट करते जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टीम जो रहता है वो बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, फिर वो ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेंटेन करता है, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। ओके, तो यही है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये सैचुरेटेड वेपर के बाद की बात होती है, मतलब एक नॉर्मल एक टेम्परेचर वो अचीव कर चुका, उसके बाद भी अगर आप हीट करेंगे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। ओके। अब देखिए ये W की वैल्यू है, वर्क डन की वैल्यू है जो है 150 किलो जूल पर केजी। ओके। और यहाँ पर देखिए अगला वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन में ओके यहाँ पर लिखा हुआ है द वर्क डन पर केजी ऑफ एमोनिया इज, ये फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है द वर्क डन पर केजी ऑफ एमोनिया इज 150 किलो जूल। ओके, तो वर्क डन का भी वैल्यू दिया हुआ, मास ऑफ एयर यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 किलो जूल पर मिनट। ठीक है। HFG दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड एंड गैस दिया हुआ है 1325 किलो जूल पर केजी, और VG दिया हुआ है। ठीक है, वेपर ऑफ गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें दिया हुआ है 0.58 मीटर क्यूब पर केजी। अब COP हमें निकालना है, द TS एंड PH डायग्राम एज सोन इन फिगर A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर देखिए सभी डायग्राम में यहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल का सेम डायग्राम आप लोगों का बनेगा, तो इस डायग्राम को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। ये डायग्राम बहुत ही आसान है, इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, तो इसको हम एक को हम बना करके देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम जो है, देखिए 1 2 स्टेट है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 1 से 4 में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए TS डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 से 3 स्ट्रेट लाइन है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, 1 से 4 स्ट्रेट लाइन है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, 1 से 2 यहाँ पर जो है ये एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर PH डायग्राम में, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में, यहाँ पर 3 4 जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में, और 3 2 जो रहेगा वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा, और 1 4 भी प्रेशर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर हम 1 2 3 4 जो पैटर्न जो है हम उसे बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर हम ग्राफ में। तो सबसे पहले हम TS को बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो TS कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए ये हो गया T, इस प्रकार से S। ओके, तो यहाँ से जाएगा स्ट्रेट लाइन, यहाँ से जाएगा ऐसा, और यहाँ से जाएगा ऐसा, और ये तो 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर इस प्रकार से ये डोम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा ये 1 2 सेम रहेगा, T1 इक्वल सॉरी S1 इक्वल्स टू S2 रहेगा, और यहाँ पर ये जो रहेगा T3 इक्वल्स टू T2 रहेगा, और T1 इक्वल्स टू T4 रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका TS डायग्राम हो गया। अब हम PV डायग्राम, PH डायग्राम को हम देख लेते हैं। तो PH डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये हो गया P और ये हो गया आपका H, तो ये कुछ इस प्रकार से गया। ओके, इसको हम देख लेते हैं। ओके, PH डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखते हैं, इसे हम बदलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका H, ये P और ये H, तो ये हो जाएगा 1 से 2, ये हो जाएगा 2 से 3, ये हो जाएगा 3 से 4, और ये 4 से 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, तो यहाँ पर जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से और ये कुछ इस प्रकार से। ये जो रहेगा ये आपका 1 का एंथैल्पी है, ये जो रहेगा ये 2 का एंथैल्पी है, और एंथैल्पी H3 इक्वल्स टू H4 रहेगा। और प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो प्रेशर 3 इक्वल्स टू प्रेशर 4 रहेगा, और प्रेशर 4 इक्वल्स टू सॉरी प्रेशर 3 इक्वल्स टू प्रेशर 2 रहेगा, प्रेशर 3 इक्वल्स टू प्रेशर 2, और प्रेशर 4 इक्वल्स टू प्रेशर 1 रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ भी बनेगा। ओके, तो इस ग्राफ में देखिए कुछ वैल्यूज़ को अगर आप नीचे की ओर लेकर के जाएंगे तो ये H2 की वैल्यू रहेगी, ये H1 की वैल्यू रहेगी, H1 H2, और ये H3 और H4 की वैल्यू रहेगी। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है। ये वाला जो रहेगा ये कंप्रेशन का रहेगा, ये ऊपर वाला कंडेंसेशन का रहेगा। 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 कंडेंसेशन, 3 से 4 एक्सपांसन रहेगा, एक्सपांसन प्रोसेस, और ये 4 से 1 जो रहेगा इवेपोरेशन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सही तरीके से आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। ये टीएस और पीएच डायग्राम को हमने देख लिया है। ओके, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। थियोरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन सिंस द अमोनिया वेपर एट एंट्री टू द इवोपरेटर दैट इज एट पॉइंट 4 हैज ड्राइनेस फ्रैक्शन x4 इक्वल टू 0.19। ठीक है, तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पर लिख रहा है। देयरफॉर एंथैल्पी एट पॉइंट 4, तो एट पॉइंट 4 में एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, H4 इक्वल्स टू x4 इंटू HFG। तो x4 की वैल्यू हमें पता है 0.19, HFG की वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.325, तो H4 की वैल्यू क्या आ गई 251.75 किलो जूल पर केजी। सिमिलरली द एंथैल्पी ऑफ एमोनिया वेपर एट एग्जिट दैट इज एट पॉइंट 1, तो H1 का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, H1 इंटू HFG। H1 का वैल्यू जो है वो 0.85 इंटू 1325 होगा, तो आएगा H1 का वैल्यू 1126.25 किलो जूल पर केजी। देयरफॉर हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इवोपरेटर और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का जो वैल्यू आएगा H1 माइनस H4 इक्वल्स टू 1126.25 माइनस 251.75 इक्वल्स टू 874.5 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का ये आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, H1 माइनस H4 करके वी नो दैट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, तो W इक्वल्स टू 150 किलो जूल पर केजी हो गया। और यहाँ पर आपका COP आपका आ चुका है ना, और ये वर्क डन COP आ चुका 5.8483 वॉल्यूम ऑफ वेपर एंटरिंग द कंप्रेसर पर मिनट। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ वेपर एंटरिंग द कंप्रेसर पर मिनट इक्वल्स टू मास ऑफ रेफ्रिजरेंट बाई मिनिमम पर मिनट इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो MA इंटू VG होगा, तो 4.5 इंटू 0.58 इक्वल्स टू 2.61 मीटर क्यूब पर मिनट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ वेपर एंटरिंग द कंप्रेसर, यहाँ पर ये आपका वैल्यू आ चुका है 2.61 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड से जो है कंप्रेसर में एंट्री हो रही है गैस की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम देखते हैं। द टेम्परेचर लिमिट्स of an ammonia refrigerating system are to 25 degree Celsius and minus 10 degree Celsius. If the gas is dry at the end of the compression, calculate the coefficient of performance of the cycle assuming no undercooling of the liquid ammonia. Use the following table for properties of ammonia. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 वैल्यू हमें दिया हुआ है। पहला है टेम्परेचर के 2 वैल्यू हमें दिए हुए हैं 25 एंड माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमें बताया गया है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमें कैलकुलेट करना है अंडर नो कूलिंग ऑफ लिक्विड अमोनिया, और यहाँ पर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ करने के लिए बताया गया है। ठीक है, लिक्विड हीट जो है किलो जूल पर केजी, मतलब ये जो दिया हुआ है 298, और HF3 मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्लूड का वैल्यू है H4 का, और HFG का भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 1166 दिया हुआ है यहाँ पर HFG का वैल्यू लेटेंट हीट का, और लिक्विड एंट्रोपी मतलब SF का भी हमें वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है SF1 SF2 का। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को T1 T2 HF2 HF3 SF1 SF2 करके हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, HF1 HFG1 HF2 इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे सारे वैल्यूज़ को जो हम लिख देंगे। टेम्परेचर जो है टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 3 जो है देखिए यहाँ पर आ गया है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि डिग्री केल्विन में 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा, और T1 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनस 10 प्लस 273 इक्वल्स टू 263 डिग्री केल्विन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्लूड एट 3 इक्वल्स टू एंथैल्पी एट 4, ये हो जाएगा आपका 298.9 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ फ्लूड एंड गैस ये हो जाएगा 1166.94 किलो जूल पर केजी। एंट्रोपी ऑफ फ्लूड 2 इक्वल्स टू 1.1242 किलो जूल पर केजी केल्विन डिग्री केल्विन। एंथैल्पी ऑफ फ्लूड 1 इक्वल्स टू 135.37 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ फ्लूड एंड गैस इक्वल्स टू 1 equals to 1297.68 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी ऑफ फ्लूड इक्वल्स टू 0.54
43 किलो जूल पर केजी आ गया। ओके, तो द टीएस एंड पीएच डायग्राम आर सोन इन फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर लेट x1 इक्वल्स टू डायनेमिक फ्रैक्शन एट पॉइंट 1, हमने गिवन डेटा में सारा चीज़ लिख लिया है। अब वी नो दैट एंट्रोपी ऑफ पॉइंट, हम एंट्रोपी का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे S1 इक्वल्स टू SF1 प्लस x1 HFG1 बाई T1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है SF प्लस x1 बाई HFG1 डिवाइड बाई T1। ठीक है, ये फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ से सिमिलरली एंट्रोपी एट पॉइंट 2 का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा S2 इक्वल्स टू SF प्लस HFG2 बाई T2। ठीक है, तो यही फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ पर भी S2 की भी वैल्यू, एंट्रोपी एट पॉइंट 2 का भी वैल्यू हम निकाल लेंगे 5.04। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा हुआ है हम देख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है S1 का फॉर्मूला है जैसे कि, तो SF1 प्लस एक्स HFG1 इंटू HFG1 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सिमिलरली S2 के लिए क्या होगा, S2 इक्वल्स टू SF2 प्लस ये हो जाएगा x इंटू HFG2 डिवाइडेड बाई T2। ये फॉर्मूला हो जाएगा एंट्रोपी एट पॉइंट 2 का। तो सिमिलरली ये सब फॉर्मूले के माध्यम से हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, सिमिलरली एंट्रोपी एट पॉइंट 2 जो है 5.04 आ गया, सिंस एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू द एंट्रोपी एट पॉइंट 2। यहाँ पर देखिए देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 0.5443 प्लस 4.934 x1 इक्वल्स टू 5.04 और x1 इक्वल्स टू 0.91। तो यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का ही डायग्राम बनाया गया है ए और बी के लिए। ओके, एंट्रोपी और एंथैल्पी के लिए, जैसा कि हमने अभी देखा था। theoretical VCR cycle with dry saturated vapor after compression, we know that the enthalpy at point 1, so H1 equals to HF1 plus x1 HFG1 equals to 135.37 plus 0.91 into 1297.68 equals to 131.26 kilojoule per kg, and enthalpy at point 2 equals to क्या है, H2 equals to HF2 plus HFG2 equals to 298.9 plus 1166.94 equals to 1465.84 kilojoule per kg. Therefore, coefficient of performance of the cycle equals to H1 minus HF3 डिवाइड बाई H2 माइनस H1। तो यहाँ पर देखिए ये भी इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू जो है ये आपके सामने है 6.8, जिसमें कि H1 का वैल्यू हमने लिखा है 131.26, HF3 का वैल्यू है 298.9, H2 का वैल्यू है 1465.84, H1 का वैल्यू है 1316.26। ओके, अब हम देखते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन वर्क्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट ऑफ 60 बार एंड 25 बार। द वर्किंग फ्लूइड इज जस्ट ड्राई एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन and there is no under cooling of the liquid before the expansion valve. Determine, पहला पॉइंट है COP of the cycle, दूसरा पॉइंट है capacity of the refrigerator if the fluid flow is the rate of 5 kg per minute। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो पहला और दूसरा हमने न्यूमेरिकल देखा है बस सेम उसी का ही, बाकी न्यूमेरिकल्स भी सेम टू सेम उसी के ही पैटर्न में बनेंगे और सेम उसी के ही फॉर्मूले से ही बनेंगे। लिमिटेड 4 या 5 फॉर्मूले हैं जिसे कि आप मैं बिल्कुल इजी सजेशन आप लोग को दूंगा कि जिसे कि आप सेपरेटली कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, जिससे कि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। ओके, तो आप लोग जो है सेम है, इससे डरना घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा दिख रहा है बट इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेबल में हमको टेबुलेशन फॉर्म में सारी वैल्यूज दी हुई है। प्रेशर दिया हुआ है, सैचुरेशन टेम्परेचर, एंथैल्पी लिक्विड और वेपर में दिया हुआ है, एंट्रोपी लिक्विड और वेपर में दिया हुआ है। अब सारे वैल्यूज को हम लिख देंगे। ठीक है, एंथैल्पी को हम HF1 HFG2 ऐसा करके लिखेंगे। F मतलब फ्लूइड, G मतलब वेपर, ठीक है, गैस, ठीक है, गैस वेपर बोलते हैं। और सिमिलरली S जो रहता है ये एंट्रोपी को डिनोट करता है। ठीक है, तो SF1 मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड 1, SF2 मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड 2, SG1 मतलब एंट्रोपी ऑफ गैस 1, SG2 मतलब एंट्रोपी ऑफ गैस 2। तो यहाँ पर सेम हम देखिए गिवन डेटा में हम लिखेंगे P2 इक्वल्स, ये पूरे ऊपर के टेबल से ही हमने डेटा को कॉपी किया है। P2 equals to P3 equals to 60 bar, P1 equals to P4 equals to 25 bar,
T2 ये पूरे पैटर्न है, ये पैटर्न को आप लोग फॉलो कर लेंगे। जैसे कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो P2 इक्वल्स टू P3 करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ है, देखिए यहाँ पर P2 ये प्रेशर एंथैल्पी को देखेंगे तो P2 इक्वल्स टू P3 और P1 इक्वल्स टू P4 है। प्रेशर एंथैल्पी है। दूसरे नंबर के ग्राफ को देखिए, P3 इक्वल्स टू P2 है, सेम स्ट्रेट लाइन है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, और P1 इक्वल्स टू P4 है, ये सेम स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली अगर ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 भी जो है ये भी सेम है, स्ट्रेट लाइन है ना। और T2 और T3 भी कांस्टेंट है, और T1 और T4 भी कांस्टेंट है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। P3 इक्वल्स टू P4, सॉरी P2 इक्वल्स टू P3, ठीक है, और P1 इक्वल्स टू P4 प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम से, और T2 इक्वल्स टू T3 और T1 इक्वल्स टू T4 ये TS डायग्राम से लिया जा रहा है ना। बहुत ही ईजी है। HF3 इक्वल्स टू H4 इक्वल्स टू 151.96 किलो जूल पर के जी, HF1 इक्वल्स टू 56.32 किलो जूल पर के जी, Hg2 इक्वल्स टू Hg2, H2 equals to 293.29 kilojule per kg, Hg1 equals to 322.58 kilojule per kg, SF2 equals to 0.554 kilojule per kg, SF1 equals to 0.226 kilojule per kg, Sg2 equals to H2 equals to 1.0332 kilojule per kg, Sg1 equals to 1.2464 kilojule per kg। ओके, यहाँ पर सारे वैल्यूज को लिखने के बाद में अब हम COP ऑफ साइकिल निकालेंगे। द TS एंड PH डायग्राम आर शोन इन फिगर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, ये दोनों डायग्राम को हम बना चुके हैं। लेट x1 इक्वल्स टू ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर एट पॉइंट 1। ठीक है, वी नो दैट द एंट्रोपी एट पॉइंट 1 जो है वो है S1 इक्वल्स टू SF1 प्लस x1 SFG1 इक्वल्स टू SF1 प्लस x1 इंटू SG1 माइनस SF1। ठीक है, बिकॉज SG1 इक्वल्स टू SF1 प्लस SFG1। ओके, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.226 प्लस x1 इंटू 1.2464 माइनस 0.226 इक्वल्स टू 0.226 प्लस 1.0204 x1। ओके, एंड एंट्रोपी एट पॉइंट 2। ठीक है, तो S2 इक्वल्स टू Sg2 इक्वल्स टू 1.0332 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये गिवन डेटा है। ओके, सिंस द एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज गिवन टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2, देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 0.226 प्लस 1.0204 x1 इक्वल्स टू 1.0332, और x1 जो रहेगा वो 0.791 हो जाएगा। वी नो दैट एंथैल्पी एट पॉइंट 1 H1 इक्वल्स टू HF1 प्लस x1 HFG1 इक्वल्स टू HF1 प्लस x1, तो Hg1 माइनस HF1 ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो बिकॉज Hg1 इक्वल्स टू HF1 प्लस HFG1, तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगे 56.32 प्लस 0.791 इंटू 322.58 माइनस 56.32। तो ये सब सिंपल फॉर्मूले हैं, ये सबको सॉल्व करते जाना है आप लोगों को। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका आंसर 266.93 किलो जूल पर के जी। Therefore COP of cycle H1 minus HF3 divided by H2 minus H1, तो ये आ जाएगा 266.93 माइनस 151.96, ओके, डिवाइडेड बाई 293.29 माइनस 266.93 इक्वल्स टू 4.36 आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर आ गया। वी नो दैट द हीट एक्सट्रैक्टेड एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेशन H1 माइनस HF3 इक्वल्स टू 266.93 माइनस 151.96 इक्वल्स टू 114.97 किलो जूल पर केजी। सिंस द फ्लूइड फ्लो इज एट द रेट ऑफ 5 kg per minute, therefore total heat extraction equals to 5 into 114.7 equals to 574.85 किलोजूल पर मिनट। कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर यहाँ पर आ गया 574.85 डिवाइड बाई 210 इक्वल्स टू 2.74 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू, बिकॉज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 210 किलो जूल पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपका आ गया कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन जो कि 2.74 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है। ओके, यहाँ पर अब हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 28 टन्स ऑफ आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस इज प्रोड्यूस्ड पर डे इन अमोनिया रेफ्रिजरेटर। द टेम्परेचर रेंज इन द कंप्रेसर इज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू -15 डिग्री सेल्सियस। ये हायर से लोअर टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, the vapor is dry and saturated at the end of the compression and an expansion valve is used. There is no liquid subcooling. Assuming actual COP of 62% of the
theoretical calculate the power required to drive the compressor following properties of ammonia are given. ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर है, ठीक है, T2 इक्वल्स टू T3 और लोअर टेम्परेचर है T1 इक्वल्स टू T4 जो है -15 डिग्री सेल्सियस है। आप 2-3 क्वेश्चन को अगर लगातार अगर कॉपी में बनाएंगे तो बाकी के क्वेश्चन आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट आप 2 से 3 क्वेश्चन को इस यूनिट के आप बनाइए ताकि आपको बाकी को क्वेश्चंस आपको देखने मात्र से ही समझ में आ जाए। ओके, पूरे क्वेश्चंस को अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप नहीं भी बना सकते हैं, बट 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनाना मैंडेटरी है। ओके, प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूरे टेबल में वैल्यूज दी हुई है टेम्परेचर की, एंथैल्पी लिक्विड वेपर कंडीशन में, एंट्रोपी लिक्विड वेपर कंडीशन में, लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पर दिया हुआ है 335 किलो जूल पर केजी। गिवन डाटा यहाँ पर दिया हुआ है आइस प्रोड्यूस्ड एट 28 टन पर डे, ठीक है। T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस जो कि डिग्री केल्विन में हो जाएगा 298 डिग्री केल्विन। T1 इक्वल्स टू T4 इक्वल्स टू -15 डिग्री सेल्सियस जो कि डिग्री केल्विन में हो जाएगा 258 डिग्री केल्विन। HF3 इक्वल्स टू HF4 ये हो जाएगा 298.9 किलो जूल पर केजी। HF1 हो जाएगा आपका 112.34 किलो जूल पर केजी। HG2 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू 1465.84 किलो जूल पर केजी। HG1 इक्वल्स टू 1426.54 किलो जूल पर केजी। SF2 इक्वल्स टू 1.1242 किलो जूल पर केजी केल्विन डिग्री केल्विन। SF1 इक्वल्स टू 0.4572 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। SG2 इक्वल्स टू S2 इक्वल्स टू 5.0391 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। SG1 इक्वल्स टू 5.5490 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। द TS and PS diagram are shown in figure A and B respectively. Okay. तो यहाँ पर देखिए दोनों ग्राफ सेम वैसे ही बनाए गए हैं जैसा कि पिछले क्वेश्चन से बनाया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द ड्राइनेस फ्रैक्शन x1 ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द कंप्रेसर एट पॉइंट 1। वी नो दैट द एंट्रोपी एट पॉइंट 1, ठीक है। तो यहाँ पर S1 इक्वल्स टू SF1 प्लस x1 SFG1 इक्वल्स टू SF1 प्लस x1 इंटू SG1 माइनस SF1 बिकॉज SG1 इक्वल्स टू SF1 प्लस SFG1। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पूरा का पूरा पुट कर देंगे हम 0.4572 प्लस x1 इंटू 5.5490 माइनस 0.4572। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा इक्वल्स टू 0.4572 प्लस 5.0918 x1, ठीक है। एंड एंट्रोपी एट पॉइंट 2 ये आ जाएगा S2 इक्वल्स टू SG2 इक्वल्स टू 5.0391 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। गिवन डेटा हो गया ये, है ना। सिंस द एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू entropy at point 2, therefore equating equation 1 and 2 0.4572 plus 5.0918 x1 equals to 5.0391 और x1 equals to 0.9। okay, we know that the enthalpy at point 1, तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है h1 equals to hf1 plus x1 hfg1। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। इसको देख करके आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सर ये अलग अलग फॉर्मूलेस हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं HF1 प्लस x1 इंटू HG1 माइनस HF1 बिकॉज HG1 इक्वल्स टू HF1 प्लस HFG1। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है आगे में हिंट। इक्वल्स टू वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आएगा 112.34 प्लस 0.9 इंटू 1426.54 माइनस 112.34। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1295.12 किलो जूल पर केजी आएगा। ओके, देयरफॉर थ्योरेटिकल COP इक्वल्स टू H1 माइनस HF3 बाई H2 माइनस H1। तो ये आ जाएगा अब थ्योरेटिकल COP के पूरे वैल्यूज़ 1295.12 माइनस 298.9 डिवाइड बाई 1465.84 माइनस 1295.12। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 996.22 डिवाइडेड बाई 170.72 इक्वल्स टू 5.835। ओके, since actual COP equals to 62% of theoretical COP, therefore actual COP equals to 0.62 into 5.835 equals to 3.618। we know that ice produced from and at 0 डिग्री सेल्सियस 28 टन पर डे, एक दिन में ये 28 टन का आइस जो है प्रोड्यूस करता है। 28 इंटू 1000 डिवाइड बाई 24 इंटू 3600 इक्वल्स टू 0.324 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, लेटेंट हीट ऑफ आइस इक्वल्स टू 335 किलो जूल पर केजी, ये हमें गिवन डेटा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड 0.324 इंटू 335 इक्वल्स टू हो जाएगा 108.54 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, वी नो दैट एक्चुअल COP
जो है वो रहेगा आपका 3.618 इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क डन इक्वल्स टू होगा 108.54 वर्क डन डिवाइड बाई वर्क डन। तो वर्क डन और पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर ये हो जाएगा आपको 108.54 डिवाइड बाई 3.618 इक्वल्स टू 30 किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका वर्क डन और पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 30 किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट, ये आपका वैल्यू आ गया। ओके, ये सब प्रॉब्लम्स को आप लोगों को एटलीस्ट 1 से 2 बार आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करना ही होगा। मेरा बिल्कुल सिंपल सा सजेशन है आप लोगों के लिए। आगे के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। सिंपल सैचुरेशन साइकिल यूजिंग R12 इज डिजाइंड फॉर टेकिंग ए लोड ऑफ 10 टन। The refrigerator and ambient temperature are -0°C and 30°C respectively. A minimum temperature difference of 5°C is required in the evaporator and condenser for heat transfer. Find out. पहला है mass flow rate through the system, दूसरा है power required in kilowatt, थर्ड है COP और फोर्थ है cylinder dimension assuming L by D equals to 1.2 for a single acting compressor if it runs at 300 rpm with volumetric efficiency of 90%। ओके, यहाँ पर देखिए टेबल के फॉर्म में नहीं है ये क्वेश्चन में सारे डेटास, बट ठीक है क्वेश्चन में सारे डेटा लिखे हुए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं ये पुराने यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये सब क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में, या नहीं तो फिर थोड़े से डेटा चेंज करेंगे, बट आएगा इसी प्रकार का ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए गिवन डेटा में अब हम देखते हैं Q इक्वल्स टू 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 10 इंटू 210 इक्वल्स टू 2100 किलो जूल पर मिनट सिंस ए मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर टन को हमने 210 से मल्टीप्लाई कर दिया हीट रिजेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। सिंस ए मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5°C इज रिक्वायर्ड in the evaporator and condenser, therefore evaporator temperature would be T1 equals to T4 equals to 0 minus 5 equals to -5°C equals to -5 plus 273 equals to 268 Kelvin, and condenser temperature T2 dash equals to T3 equals to 30 plus 5 equals to 35°C equals to 35 plus 273 Kelvin में आ जाएगा ये 308 Kelvin। द TS and PS डायग्राम आर सोन इन फिगर A and B रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पर देखिए TS और PS डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। From pH diagram we find that the enthalpy of dry saturated vapor at -5°C is 268 Kelvin, that is at 0.1, H1 equals to 185 kilojoule per kg, और enthalpy of superheated vapor at 0.2 का वैल्यू है H2 equals to 206 kilojoule per kg, enthalpy of saturated liquid at 35°C 308 Kelvin, that is at 0.3, HF3 equals to H4 equals to 70 किलोजूल पर kg, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ड्राई सेचुरेटेड वेपर एट ये आ जाएगा -5°C 268 Kelvin, दैट इज एट 0.1। V1 इक्वल्स टू 0.065 मीटर क्यूब पर kg। पहला पॉइंट है मास फ्लो रेट थ्रू द सिस्टम। वी नो दैट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर kg ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो आएगा H1 माइनस HF3 इक्वल्स टू 185 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 115 किलो जूल पर kg। मास फ्लो रेट MR इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 210 डिवाइड बाई 115, तो इसका वैल्यू आएगा मास फ्लो रेट का, यह आ जाएगा 18.26 किलोग्राम पर मिनट। इतना मास जो है फ्लो रेट हो रहा है। ठीक है, पर मिनट में 18.26 किलोग्राम का मास जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, मास मतलब रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। ओके, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट है ये। पावर रिक्वायर्ड वी नो दैट वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द रेफ्रिजरेंट इक्वल्स टू, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, MR मतलब मास ऑफ रेफ्रिजरेंट। ओके, इंटू H2 माइनस H1, तो 18.26 इंटू 206 माइनस 185, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 383.46 किलो जूल पर मिनट। अब देयरफॉर पावर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 383.46 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 6.4 किलो जूल पर सेकंड आ गया, और किलोवाट। ओके, तो यहाँ पर COP अब देखेंगे तो वी नो दैट COP इक्वल्स टू H1 माइनस HF3 डिवाइड बाई H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 185 माइनस 70 डिवाइड बाई 206 माइनस 185 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 115 बाई 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, COP की वैल्यू आ जाएगी 5.476।
अब चौथा पॉइंट है इसका सिलेंडर डायमेंशन निकालने का, तो लेट डी इक्वल्स टू बोर ऑफ डायमीटर, बोर ऑफ सिलेंडर, एल इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक इक्वल्स टू 1.2 ऑफ डायमीटर, ये गिवन है, ठीक है। एन जो है स्पीड ऑफ कंप्रेसर दिया हुआ है 300 आरपीएम गिवन है। देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर गिवन लिखा हुआ है। एच एफिशिएंसी वी यहाँ पर लिखा हुआ है, ईटा वी लिखा हुआ है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल्स टू 90% इक्वल्स टू 0.9। वी नो दैट थियोरेटिकल सक्शन वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट इक्वल्स टू एम आर इंटू वी वन इंटू 1 ईटा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरे वैल्यूज़ को लिख देंगे। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट है 18.26, वॉल्यूम 1 जो है 0.665 है, और 1 ईटा वी का वैल्यू है 1/0.9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.32 मीटर क्यूब पर मिनट। मतलब सिलेंडर का जो डायमेंशन है वो कितना है 1.32, सॉरी जो थियोरेटिकल सेक्शन वॉल्यूम जो रहेगा पिस्टन का, ठीक है, पर मिनट के हिसाब से वो कितना रहेगा 1.32 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, यहाँ पर अब हम देखेंगे वी ऑल्सो नो दैट सक्शन वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट पर मिनट का जो फॉर्मूला है वो है पिस्टन एरिया इंटू स्ट्रोक इंटू आरपीएम। तो ठीक है, तो स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम 1 स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर इंजन में। तो पिस्टन का एरिया जो रहेगा वो सर्कुलर रहता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू स्ट्रोक जो रहेगा लेंथ इंटू लेंथ रहेगा स्ट्रोक, है ना। और आरपीएम को हम एन से डिनोट करते हैं, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 1.2 डी इंटू 300। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 282.8 डी क्यूब मीटर क्यूब पर मिनट आ गया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो डी क्यूब इक्वल्स टू 1.32 डिवाइडेड बाई 282.8 ये आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 4.667 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और d इक्वल्स टू 0.167 मीटर इक्वल्स टू 167 हो गया, है ना। एंड l लेंथ जो रहेगा 1.2 इंटू डी, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो 1.2 इंटू 167 जब करेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो रहेगा वो 200 मतलब 200.4 आएगा, और डायमीटर जो रहेगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो रहेगा वो 167 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन को मैं फिर से आप लोगों से रिपीट करता हूँ कि ये सब क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने नोटबुक में आप लोग अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों से अच्छे सारी चीज़ें सॉल्व हो पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।